अभी आ रही है वॉइस? सभी को क्लियरली आ रही है वॉइस? बताइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो जो लास्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो लास्ट टॉपिक पर मैंने आप लोग को कोड के प्रोविजन बताया था रिलेटेड टू लोडिंग कॉम्बिनेशन, है ना। लोडिंग कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैंने कोड के आपको प्रोविजन बताया था। तो वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पार्शियल फैक्टर जो था वो मटेरियल के लिए पूछा जा सकता है, पार्शियल फैक्टर लोडिंग के लिए पूछा जा सकता है। जो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि आरसीसी को डिजाइन करेंगे तो क्या फैक्टर्स होंगे लोड या मटेरियल के। तो आपको डिजाइन वाले बताना है, कोलैप्स वाले बताना है। जब तक क्वेश्चन में सर्विसिबिलिटी या सर्विस जैसे टर्म्स का इस्तेमाल नहीं होता, तब तक सर्विस वाले जो आपके पास पर 1 लिया था, जो हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसे नहीं बताना है। क्लियर है? जब तक क्वेश्चन में सर्विसिबिलिटी टर्म को मेंशन नहीं किया जाता तब तक नहीं किया जाएगा, अन्यथा हम आपके पास पर जो आपके पास पर कोलैप्स वाला है वही आंसर करेंगे। ओके, चलिए। सो अभी हम बात करते हैं कि जो हमने अभी तो पढ़ लिया किसके बारे में, हमने पढ़ लिया लिमिट स्टेट मेथड के बारे में पढ़ लिया। मतलब लिमिट स्टेट मेथड के बारे में जितना बेसिक जानना था उतना जाना हमने। ना हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड के अंदर दो तरह की चीजें थी। एक था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है? द स्ट्रक्चर शुड बी फिट इन यूज अंडर द लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, लीकेज, वाइब्रेशन। इन चारों की लिमिट के अंडर आपका स्ट्रक्चर जो है, यदि ये चारों आते हैं लेकिन लिमिट में रहते हैं, तो स्ट्रक्चर शुड बी सर्विसेबल। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या बोलता है? द स्ट्रक्चर शुड बी वेल परफॉर्म और स्ट्रक्चर शुड बी फिट बिफोर इट कोलैप्स। कोलैप्स के पहले या कोलैप्स लिमिट रीच करने से पहले वो फिट रहना चाहिए, यूज करने लायक रहना चाहिए। हो सकता है डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया हो, लेकिन इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर कोलैप्स ही कर जाए। तो कोलैप्स होने के और सर्विस के बीच का जो ड्यूरेशन रहता है, दैट इज द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर कभी कोलैप्स ना करे, तो हमने पता किया कि व्हाई अ स्ट्रक्चर गोइंग टू कोलैप्स। तो उसमें 3 मेजर चीजें रहती हैं। एक स्ट्रक्चर की लाइफ को या ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 3 चीजें रहती है जो आपको हमेशा मेंटेन करनी रहती है। वन इज स्ट्रेंथ, सेकेंड इज सर्विसिबिलिटी एंड थर्ड वन इज स्टेबिलिटी। यदि आप स्ट्रेंथ, सर्विसिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन तीनों चीजों को मेंटेन करते हैं, तो कोलैप्स जो है वो बहुत बाद में होगा, बहुत टाइम के बाद में होगा, और होगा भी तो उसके रिस्पॉन्सिबल रीजन जो है दैट इज एक्सेसिव बेंडिंग, दैट इज एक्सेसिव कंप्रेशन, दैट इज एक्सेसिव टेंशन, एक्सेसिव टॉर्शन, एक्सेसिव कंप्रेशन। इन सभी वजह से आपके पास पर स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है फ्यूचर में। लेकिन यदि हम स्ट्रेंथ, सर्विसिबिलिटी और किसको, स्टेबिलिटी को यदि मेंटेन करेंगे, तो ये सभी चीजें जो है बहुत बाद में देखने को मिलेगी। क्लियर है बात सभी को? सभी को क्लियर है? ओके, चलिए। सो कल मैंने आप लोग को लोडिंग के बारे में बताया था। नाउ मैं कुछ कोड्स के बारे में बताता हूं आपको। इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड कोड का मतलब क्या होता है ना? जो भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, आरसीसी बिल्डिंग है तो IS 456 यूज कर रहे हैं। लोडिंग के लिए IS 875 यूज कर रहे हैं, है ना। अर्थक्वेक रजिस्टिंग बिल्डिंग के लिए 1893 यूज कर रहे हैं। यदि हम रोड की ज्योमेट्रिक डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग IRC 73 यूज करते हैं। यदि हम पेमेंट डिजाइन करने वाले हैं, बिटुमिन वाली पेमेंट बनाने वाले, तो IRC 37,
रिजिड पेमेंट बनाने वाले तो IRC 58। बिटुमिन कौन सा लगाना है, किस क्वालिटी का अच्छा है खराब है उसको पता करना है तो IS 73। उसी तरह से किसी टाउन को पानी सप्लाई करना है, कितना पानी सप्लाई करें, किसी विलेज को पानी सप्लाई करना है, कितना पानी सप्लाई करें, उसके लिए भी एक रिस्पेक्टिव कोड है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए भी एक रिस्पेक्टिव कोड है आपके पास पर। मतलब सभी तरह के स्ट्रक्चर यदि आप बनाना चाहे तो सभी के लिए एक रिस्पेक्टिव कोड दिया गया है ना। सबसे पहले तो समझना होगा कि व्हाट इज कोड, कोड क्या होता है। क्या कोड आपकी समझ को बोलता है कि आपकी समझ को रखो जेब में, हम जो बोल रहे हैं उन सब चीजों को सीधा सीधा काम कर दो? ऐसा नहीं है। कोड ने क्या किया है, कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। कोड किसका कॉम्बिनेशन है? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का। थ्योरी कहां से आई? थ्योरी आई रिसर्चर से, जो IIT में काम कर रहे हैं, रिसर्च लैब्स में काम कर रहे हैं, IISc में काम कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। यहां पर अलग अलग NIT, IIT, यहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी मटेरियल पर, किसी बेसिक थ्योरी पर, तो वो प्रूव करते हैं उस थ्योरी को, और उसको प्रूव करने के बाद वो भेजते हैं कहां पर? आपके पास पर आपके BIS भेज दिया, फॉर एग्जांपल BIS भेज दिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच को नहीं लेता, वो उस फील्ड से जुड़े हुए प्रैक्टिकल लोगों को भी लेता है। वो CPWD के चीफ इंजीनियर को भी लेता है, वो इंडिया के गैमन इंडिया कंपनी के चेयरमैन को भी लेता है जो प्राइवेट कंपनी है। आ रही बात समझ में? वो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के जनरल मैनेजर को भी लेता है, वो NVCL के मैनेजर को भी लेता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह के प्राइवेट कंपनीज के मैनेजर्स या प्राइवेट कंपनी के जो चीफ इंजीनियर है, गवर्नमेंट के जो चीफ इंजीनियर है, इन्हें भी लेता है, कुछ प्राइवेट कंसल्टेंट को भी लेता है, और उन सभी से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि यहां पर एक बिल्डिंग बनाएंगे तो कम से कम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपके एक्सपीरियंस के, क्योंकि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें 30-30, 40-40 साल का इसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल। तो उन्होंने प्रैक्टिकली चीजें देखा है कि सर ये जो आप थ्योरेटिकल लिखते हो ना, प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं है, ये प्रैक्टिकली इससे काम ही नहीं चलता। तो उन्हें पता है कि प्रैक्टिकली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लैब वाले को तो पता नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लैब वालों ने रिसर्च की है, हालांकि वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा सुटेबल हो गारंटीड नहीं है। तो कोड के थ्रू क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 पैनल बनाई, और दोनों पैनल के सजेशन को मर्ज करते हुए BIS ने रूल्स बनाए। रूल्स क्यों बनाए गए, रेगुलेशंस क्यों बनाए गए? रोड पे एक रूल रेगुलेशन बनाया गया कि हेलमेट पहनकर ड्राइव करें, ताकि दूसरे से टक्कर हो तो दूसरे की मौत ना हो, या खुद की ना हो, आपकी खुद की ना हो, आपकी सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए गए। आप राइट टर्न लेते हो तो सिग्नल का वेट करें, आप सिग्नल का वेट नहीं करेंगे, राइट टर्न ले लेंगे, आपको तो एक्सीडेंट हो गई, साथ में 2-3-4 लोग का और हो जाएगा। और आप एक नेशनल एसेट है, आप राष्ट्र की संपत्ति है, आपके ऊपर खर्च किया गया है पैसा, आपके ऊपर अनाज से लेकर हर चीजें खर्च की गई है, तो आप देश के काम आओ। तो इसीलिए गवर्नमेंट सभी की सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचती है। तो उन्होंने स्ट्रक्चर्स में भी सभी की सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचा, इंजीनियरिंग में भी सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचा, कॉस्ट को बचाने के लिए भी सोचा, और कॉस्ट वेस्ट ना आपके पास पर सेफ्टी को भी मेंटेन करने के लिए सोचा। तो इसी वजह से एक सेट ऑफ रूल रेगुलेशन बनाए गए कि भाई कम से कम ना, जैसे पाइप लगाने वाले, तो कम से कम ना इस थिकनेस का पाइप लगा, और इस थिकनेस का पाइप मत लगाना, बहुत महंगा पड़ेगा। तो आपको बोल दिएगा फॉर एग्जांपल 2 mm से लेकर 10 mm की थिकनेस का पाइप लगा दो। अब आपके डिजाइन में जो भी आ रहा है, 10 mm से ज्यादा का आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस करो वहां पर। ये 10 mm से ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ऐसा कोड बोल रहा है। सर कोड ऐसे कैसे बोल सकता है? उसके पास थ्योरेटिकल रिसर्च है, उसके पास प्रैक्टिकल टीम है, आपके पास क्या है? आप तो पहली दूसरी बार डिजाइन कर रहे हो। तो IS कोड जो रहता है, IS कोड थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के रिसर्चर्स और यू कैन से एक्सपर्ट्स लोगों ने, जो इतने सालों में रिसर्च कर या प्रैक्टिकली साइट में देखा, उन लोगों ने अपना ज्ञान का बखान यहां किया। अब क्या इंडियन गवर्नमेंट या फिर BIS जो है आपके पास, जैसे BIS है, या फिर अपन बात करते हैं अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ACI जो है आपके पास पर, या यूरो कोड हो गया, या दूसरी कंट्री के भी कोड हो गए, क्या वो अपनी देश के इंजीनियर्स को ये कहती है कि अपने ज्ञान को आप पीछे रखो, जेब में रखो, और आप सीधा सीधा हमारी बात को आगे रखो,
हम जो कह रहे हैं इस बात को समझो और ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि हमने आपको मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट बता दिया है, इससे कम देने पर सेफ नहीं रहोगे, इससे ज्यादा देने पर अनइकोनॉमिकल हो सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने आपको एक लिमिट, एक रेंज दे दी, उसके बाद वो आपको कह रहे हैं या बाकी इतना आपको यूज करना है, रेंज यूज करिए। तो ये आईएएस कोड आपकी समझ को कभी भी रोकता नहीं है। आईएएस कोड डज नॉट अलाउ यू कि आप इस पर्टिकुलर कोड के डेटा को अल्टर करें, कोड में जो डेटा दिया उसको अल्टर करें और कहे कि नहीं नहीं मुझे तो लगता है सर सेफ होगा, मैं अपने डेटा लिख देता हूं। नहीं, यदि आप किसी चीज को प्रूफ करने की कोशिश करें कि नहीं मैं तो बिल्डिंग में बोल रहा हूं 10% का सरिया लगाऊंगा मैं, बीम में कुछ नहीं होगा, आप लगा दो, सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी, कल को फेल हुआ तो आप जिम्मेदार। अच्छा सर यदि मैंने कोड के अकॉर्डिंग लगाया और कल को कुछ फेल हुआ तो मैं जिम्मेदार रहूंगा? कोड रहेगा, कोड रहेगा। आपने अपनी बात थोड़ी ना, कोड की भी बात सुनी तो कोड गलत रहेगा, और कोड गलत रहेगा तो इंडियन गवर्नमेंट गलत रहेगी, इंडियन गवर्नमेंट गलत रहेगी तो उस स्ट्रक्चर में जो भी कैजुअलिटी फेलियर होता है उसकी भरपाई इंडियन गवर्नमेंट करेगी, आप नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये आपको एक हथियार देता है। कैसा हथियार? कि ये आपको एक लीगैलिटी का, आप सही हैं इसका एक प्रूफ देता है। तो जो भी इंजीनियर आईएएस कोड की मदद से जो भी डिजाइन करता है वो हमेशा सही माना गया है। क्लियर है? और जो अपने ज्ञान के बेसिस पर कर रहा है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा चीज को, लैबोरेटरी रिसर्च और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर। क्लियर है बात? क्लियर है सभी को बात? ओके। तो अलग अलग कोड बनाए गए, जैसे कोड बनाया गया इंडियन स्टैंडर्ड 875, दैट इज द सीरियल नंबर। इसका लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर लो, 2019 का वर्जन यूज कर लो, ठीक है? तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये कोड आपके पास पर ईयर वाइज अपडेट होता है, तो ये वाला ज्यादा अच्छे से अपडेट हो रहा है। दिस इज फॉर लोडिंग। अच्छा सर लोडिंग, सर कल तो आप बता रहे थे लोडिंग में डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, इन्वायरमेंट में भी सर विंड लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है, स्नोफॉल का लोड होता है। सर इतने सारे लोड को एक ही कोड में लिख दिया? नहीं, सबको अलग लिखा। सबको अलग कैसे लिखा? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5. This is for dead load. This is for live load. This is for wind load. This is for snow load. This is for special load other than अर्थक्वेक के अलावा जितना भी लोड है उन सभी को इसके अंदर लिया जा सकता है। इवन जो लोडिंग कॉम्बिनेशंस है उन लोडिंग कॉम्बिनेशंस को भी इसके अंदर पर लिया जा सकता है। तो यह है आपके पास पर कोड लोडिंग के। एक और कोड है आपके पास पर IS 1893, ईयर 2016 यूज कर सकते हैं आप, ज़्यादा करेक्ट है। डेटा थोड़ा अपडेटेड है, 2002 के बाद इसको अपडेट किया गया था बहुत अच्छे तरह से। 2002 में जो आपके पास पर भुज और कच्छ में जो अर्थक्वेक आए थे उसमें जो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, उस डैमेज को कभी ना दोहराया जाए, तो इस वजह से बहुत सारे चेंजेस किए गए अर्थक्वेक के कोड में। तो दिस कोड इज फॉर अर्थक्वेक resisting
ओके, अब ये दो वर्ड होते हैं, इन दोनों वर्ड का मतलब पता रहना चाहिए। रेजिस्टिंग एंड यदि लिखा है अर्थक्वेक, रेजिस्टिंग एंड अर्थक्वेक, अब दोनों का फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है? अर्थक्वेक रेजिस्टिंग, क्या लिखे है भैया? हाँ, अर्थक्वेक रेजिस्टिंग एंड अर्थक्वेक प्रूफ। आजकल आप लोग मोबाइल खरीदते हैं, है ना? आजकल नहीं, पहले भी खरीदते थे, लेकिन पहले क्या, घर वाले देते थे फोन कि ये लो बेटा फोन चलाना। मुझे दिया गया था जब मैं कक्षा 12वीं में था, बहुत साल पहले, तब मुझे फ़ोन दिया गया था नोकिया कंपनी का। नोकिया कंपनी का एक फ़ोन आता था जिसका नाम था 1600, है ना? नहीं 1600, 6600, 6600, वो फ़ोन दिया गया था। बड़ा सा था फ़ोन, किसी को फेंक के मारो तो वो उधर ही बेहोश हो जाए, इतना भारी फ़ोन था। तो आप लोग को जब आप फ़ोन लेते हैं, आप तो आप लोग फैमिली वालों को परेशान कर करके मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, तो फैमिली वाले कहे चलो ठीक है ले लो बेटा। तो अभी जो आप लोग फ़ोन लेते हैं, इस फ़ोन में एक फीचर आता है, या फिर आप कहते हैं कंपनी क्लेम करती है दिस फोन इज वाटर रेजिस्टेंट, दिस फोन इज डस्ट रेजिस्टेंट। वो कहते हैं कि पानी, थोड़ा बहुत यदि पानी लगेगा तो ये बचाव करेगा नहीं, कर सकता है। थोड़ा बहुत डस्ट लगेगी तो डस्ट से बचाव कर सकता है, बचाव करेगा ही, कोई गारंटी नहीं है। यदि बचाव करेगा ही तो कहा जाएगा क्या कहा जाएगा? डस्ट प्रूफ या वाटर प्रूफ। जैसे वॉचेस आती है, वाटर प्रूफ वॉचेस आती है, ऐसे मैंने पहन रखा है फॉसिल की वॉच, ये बोला गया है कि वाटर प्रूफ है, कोई वाटर प्रूफ नहीं है। लिख देते हैं इतने मीटर तक जाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए कि वाटर प्रूफ है, स्विमिंग कर लो। स्विमिंग करता हूं मैं अभी कभी अपने रेसिडेंसी में, थोड़ी गर्मी थी ना अभी, तो अभी जब थोड़ा स्विमिंग कर लो तो वाटर प्रूफ है, चेक कर लिया अपन ने। लेकिन स्टार्टिंग में मन नहीं माना, क्योंकि अपने को पता प्रूफ तो आता नहीं है चीज। प्रूफ मतलब जिसकी 100% गारंटी है। अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग मतलब कितना भी अर्थक्वेक आ जाए भाई साहब, गिरेगी नहीं बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग को साक्षात किसने, यमराज ने बना कर गया और भैंस भी टांग कर गया अपनी वहां पर, कि कुछ भी हो जाए यहां पर बिल्डिंग गिरेगी ही नहीं। तो ऐसी कोई बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता कि कितना आएगा अर्थक्वेक। आ रही बात समझ में? तो बिल्डिंग कोई भी जो रहेगी दैट शुड बी ऑलवेज अर्थक्वेक रेजिस्टिंग, वो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग रहेगी। सर रेजिस्टिंग मतलब लड़ेगी ना? हाँ बिल्कुल लड़ेगी। किस बेसिस पर? अभी तक का कितना आया? फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो कहां पर? आप रहते हो मान लो इटावा में रहते हो। अब इटावा में क्या है, इटावा में आज तक का आया मान लीजिए 3.9 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है। आपने कहा सर 3.9 आज तक आया, मैं एक काम करता हूं 5 ले लेता हूं, आज तक तो 3.9 से ज्यादा नहीं आया, मैं और लिमिट बढ़ाता हूं 5 रेक्टर स्केल पर भी अर्थक्वेक आएगा, मेरा स्ट्रक्चर रह जाएगा। सर 5.5 ले लो। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा स्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। आपने कहा 5.5, मान लीजिए एक बार आ गया 7.5 का आ गया, तो स्ट्रक्चर आपके पास पर डक्टाइल फेलियर कर जाएंगे, डक्टाइल फेलियर, कोलैप्स नहीं कर जाएंगे, डक्टाइल फेलियर कर जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो बिल्डिंग ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि आपने जो पैमाना तय किया था उससे ज्यादा अर्थक्वेक आ गया। तो इसलिए कोई भी स्ट्रक्चर अर्थक्वेक प्रूफ नहीं होता। कोई भी जो आप फोन यूज कर रहे हैं वो भी प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है या फिर डस्ट प्रूफ नहीं है, वो रेजिस्टेंट है। क्लियर है? तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है भाई सभी को? हाँ भैया, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग जाना है क्या? भेजे तुमको बुर्ज खलीफा? चलिए, IS 1893, IS 1893 अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग है। एक और कोड है IS 13920, यह है डक्टाइल डिटेलिंग के लिए। किस चीज के लिए है कोड? डक्टाइल डिटेलिंग। सर डक्टाइल डिटेलिंग कहने का मतलब क्या है? जो सरिये आप बांधोगे, जो रेनफोर्समेंट आप बांधोगे, स्ट्रक्चर में जो रेनफोर्समेंट लगाओगे, जो उसका ग्रेड डिसाइड करोगे, जो उसका डाया डिसाइड करोगे, जो उनके बीच की स्पेसिंग डिसाइड करोगे, वो इस बेसिस पर करोगे कि जब भी फेलियर हो स्ट्रक्चर का कैसा हो। जब भी फेलियर हो सर
लॉन्ग टर्म फेलियर हो, डिफॉर्मेशन जो हो आपके पास पर बहुत ज्यादा हो बिफोर क्रैकिंग। मतलब जैसे ही एक्सेसिव लोड आए, स्ट्रक्चर आपके पास पर सडन ब्रेक होने की जगह बीम बेंड कर जाए, कॉलम बकल कर जाए और अर्थक्वेक जाए तो फिर आप बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। मतलब ये अर्थक्वेक रजिस्टिंग स्ट्रक्चर, जहां पर अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पर स्ट्रक्चर की डिटेलिंग, सरिये को बांधने का तरीका, उसकी डाया, उसकी स्पेसिंग, उसकी ग्रेड इस कोड के थ्रू सिलेक्ट की जाती है। क्लियर है बात? कोई आईफोन कुछ नहीं है भैया, कोई प्रूफ नहीं है, कितना भी दे दे कोई प्रूफ नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से कोड IS 456 1978 में। अब देखिए 1953 में आता है कोड, ठीक है, ठीक है, 1953 में आता है। फिर आता है कोड आपके पास पर कब? 1964 में। 1964 का कोड। अब 1964 का कोड है तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 1956 में क्या आया था, कौन सी मेथड आई थी बताएंगे मुझे? अरे 1956 में कौन सी मेथड आई थी बताएंगे? ULM है ना। तो सबसे पहला हमने कोड बनाया WSM से, प्योरली WSM से बनाया 1953 में। 1964 में उस कोड को अपडेट किया ULM मेथड से, अल्टीमेट लोड मेथड से हमने उसको अपडेट कर दिया। मेथड में अल्टीमेट लोड मेथड को भी डाल दिया। फिर 1978 में हमें पता चला कि उससे भी अच्छी मेथड आ चुकी है। कौन सी मेथड आ चुकी है? जो 58 में ही आ गई थी, लेकिन हमने उसको इंट्रोड्यूस करने में टाइम लगाया। और कौन सी मेथड आई वो? लिमिट स्टेट मेथड। तो 1978 में यही कोड IS 456 53 में भी था, 64 में भी था, 64 में था ULM के साथ। फिर 1978 में किस मेथड के साथ आया? दिस कोड कम्स विद लिमिट स्टेट मेथड। फिर इस कोड को सन 2000 में फोर्थ बार एडिशन, चौथी बार उसके अंदर एडिशन किया गया, फोर्थ एडिशन। कब आया? सन 2000 में। सन 2000 में सर नई मेथड आई क्या? नहीं, लिमिट स्टेट ही थोड़ी और अपडेट हो गई। आ रही बात समझ में? आ रही नहीं आ रही बात समझ में? ओके तो आपके पास पर इस कोड को अलग अलग ईयर में हमने अपडेट किया। मैं पिछले दो के बारे में ही थोड़ा सा बात कर लेता हूं, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूं, एकदम बहुत बेसिक सा हुआ। तो लास्ट में आपको इसके 1978 और 2000 में जो कंपैरिजन है, या फिर आप यू कैन से द चेंज विच वी आर ऑब्जर्विंग इन 2000 एज कंपेयर टू 1978, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, उसके पुराने वाले को डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ULM और WSM का था। ठीक है, चलिए तो 1978 में 456 जो कोड है, 456 कोड ये था आपके पास पर। किस चीज का कोड है? प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन एंड प्रैक्टिस। प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर की डिजाइन एंड प्रैक्टिस के लिए, मतलब प्रैक्टिस इंजीनियर भी इसे यूज कर सकते हैं, ये कोड था। अब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब आप कहोगे कि सर आप सीधा सीधा कोड ही लिख दो ना, याद ही रखना है ना। सर याद रख लेंगे, यदि आपको याद हो सकता ना तो मैं आपको सीधा सीधा ही लिख देता। होगा किसी के मन में डाउट आ रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जो इतने सालों में पढ़ाया हूं, तो यही चीज देखा हूं कि जब मैं पहले सीधा कोड लिखा देता था, तो तीसरे दिन यदि क्लास में पूछता था, जब ऑफलाइन बैचेस रहती थी उसमें ज्यादा मजा आता है। ऑफलाइन बैच में जब मैं ऐसा किसी से पूछता था, हाँ भैया ये वाला कोड, अरे सर भूल गए, सर कल ही पढ़ा था, हम भूल गए। वो भूले नहीं है, वो मैंने जिस तरह से बताया था ना, उसमें कुछ ऐसा बात ही नहीं थी कि आपको याद रहे। तो अभी जो बता रहा हूँ ना, उस पर ध्यान रहे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमको तो याद हो जाएगा। आपको एक बैक स्टोरी रहती है ना, तो आपको हमेशा चीज़ याद रहती है। आपको स्कूल का एक फ्रेंड याद रहेगा, लेकिन उसके साथ यदि कोई स्टोरी है कि किसी को असेंबली में पकड़कर खूब पीटा गया, तो वो स्टूडेंट को नहीं भूलोगे। अरे उसका याद है, वो एक लड़का था, क्या नाम था उसका, नाम तो याद नहीं, उसको बहुत पीटा था। स्टोरी रहती है तो यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग। अब यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ IS 456 1978 कोड को ना क्या किया गया, थोड़ा सा ना कंप्रेस किया गया, बहुत सारा डेटा हो गया।
बहुत सारा मतलब बहुत सारा। अब क्या किया जाए सर, इतनी मोटी बुक बन रही है, क्या किया जाए? तो कहा गया कि BIS ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, की पॉइंट जितने एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकदम कंप्रेस कर कर उस नाम की एक बुक निकाल देते, पतली सी। वो निकाल दिया, 100 सवा 100 पेज की निकाल दिया। बट सर इसमें लिखा है तो क्यों लिखा है ऐसा ही